हेलो गाइस, वेलकम टू KNP एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं शुरुआत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की करूं तो उससे पहले एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, आप बताओ आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? लगभग 200-300 के आसपास होंगे अगर नॉर्मल है, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए 300 फॉलोअर हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। उसके इंस्टाग्राम पे लगभग 348 फॉलोअर थे उस टाइम। तो उसके बाद क्या होता है कि एक उसका लाइफ का क्रिटिकल डिसीजन आता है कि शुड आई गो विद हर, यानी क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए। अब वो बहुत बड़ा परेशान, दोनों आपस में बातचीत चल रही है दोनों की। तो बातचीत को भी सुलझा के आए, फिर रात में लौटे थे लगभग 2-3 बजे। भाई फोन आता है उसका रात के 2 बजे। बोला कि यार तू बताया ना तेने क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई एक काम कर, इंस्टाग्राम चलाता चलाता ये मुझे पता ही था। बोला हाँ। मैंने कहा एक काम कर, इंस्टाग्राम पे उसका नाम डाल दे, उसकी फोटो डाल दे और लिख दे कि शुड आई गो विद हर। ठीक है, उसने क्या किया वो भाई देखो, मतलब दिल से सच्चा दिमाग से पैदल। तो उसने वो चीज कर दी। हाँ भाई, अब उस पर कमेंट आने लगे, ठीक है। तो जब उस पर कमेंट आने लगे तो कुछ कमेंट आए, भाई मत कर। क्यों? क्योंकि तो भाई उनमें तो कुछ का इंटरेस्ट था, उनका खुद का इंटरेस्ट आ था, ठीक है। कुछ के कमेंट आए, कर ले भाई कर ले। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है भाई, तेरा भविष्य बिगड़े बने, इसमें मेरा क्या जा रहा है। कुछ 2-3 बचे थे जो ना ही तो कमेंट कर रहे थे ना ही कुछ बोल रहे थे। अब वो होते हैं सच्चे दोस्त, ठीक है। तो वो जो 2-3 होते हैं, वो ही 2-3 होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जो वो होते हैं कि भाई कुछ कर ले मेरी क्या है ना, वो होते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर। यानी कि 3 टाइप के फ्रेंड हो गए आपके। सबसे पहले फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड फिर एक गुड फ्रेंड, और तीसरे फ्रेंड ओके ओके, ठीक है, हाँ जी फ्रेंड हैं हम, ठीक है। तो इसी टाइप में जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसे बोलते हैं हम कैबिनेट। जो आपके गुड फ्रेंड होते हैं वो होते हैं आपके स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और जो आपके ओके ओके फ्रेंड होते हैं वो होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिवाइड की गई है वो 3 हिस्से में डिवाइड की गई है। सबसे पहले कैबिनेट, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, तीनों में से कोई भी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन बाद में कैबिनेट को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है। आप इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी नहीं किया गया। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। तीनों मिनिस्ट्रीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और जो आपको पसंद नापसंद जो भी हो उसे बताते हुए चलिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे आर्टिकल नंबर 74 की बात करूं सबसे पहले, तो आर्टिकल नंबर 74, यानी कि आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 क्लोज 1 में, कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि यहाँ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेडेड होगी। इसमें हम प्राइम मिनिस्टर भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि उसे कौन चलाता है, कैसे चलाता है, कहाँ चलाता है, कब चलाता है ना। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड होगी, और वो एडवाइज करेगी प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन लेने वाले हैं तो। यहां तक मेरे हिसाब से आपको आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे आर्टिकल नंबर 74 क्लॉज 2 की ही बात करूं, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी, अगर मान लीजिए जैसे मैं मिनिस्टर हूँ, ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे पीछे बहुत सारी ये काउंसिल बैठी हुई है, मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे, और आप मान लीजिए आप प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगर मैं इन सबसे एक फैसला कर करा के, सहमति कर करा के, जो ये इनको एडवाइस देनी है वो मैं इनके थ्रू आप तक, इनसे मेरे थ्रू आप तक लेके आया, ठीक है। आप प्रेसिडेंट को ध्यान रखना। अगर मान लो मैं आपको एडवाइस दूं, सर एक काम करो, आप ये जो दिल्ली है ना हटा दो, ठीक है ना, हटा दो मतलब, ठीक है। अब इसके बाद मान लो प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मान भी ले, तो आप ये भी तो बोल सकते हो भाई, ऐसे प्रेसिडेंट जो काम करेगा निश्चित रूप से प्रेसिडेंट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है बिल्कुल है। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ा था जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, कि जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे वो सारे नाम प्रेसिडेंट के लिए जाएंगे, लेकिन विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट कुछ नहीं करने वाला है। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो आप तो बोलोगे यार ये करवाया था इसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का करवाया था, चलो इससे बात करो।
है ना, इसे कोर्ट में घसीटो। तो कोर्ट मुझसे अगर मान लो पूछने लगे कि जी मैंने क्या बताओ, मैंने क्या बोला था इनसे, क्या लिखित में दिया था, क्या एडवाइस दी थी, तो भैया मैं बोल दूंगा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में कि अगर जो भी मैं आपको एडवाइस दूं वो कोर्ट में तो जाएगी नहीं, कोर्ट में उसके बाद में पूछताछ नहीं होगी, बात खत्म। अब यार दिक्कत बहुत बढ़ गई है जब कोर्ट में पूछताछ नहीं होगी। उसके बाद बोला अच्छा चालाक बन हो बेटा, एक काम करो आरटीआई लगा दो। अब यार जब हम इस चीज को सोच सकते हैं आरटीआई लगाने के बाद, तो उनके दिमाग में भी आई होगी आरटीआई वाले जब बना रहे होंगे उस चीज को। तो उन्होंने कहा एक काम करो इसे आरटीआई से भी हटा दो। तो आरटीआई में जो एग्जेम्पशन है वो इसमें लगा दिया कि भाई ये सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, निकलो यहाँ से, ठीक है। यानी कि आरटीआई भी खत्म हो गई। ये होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस देने का तरीका किसको, प्रेसिडेंट को। अब अगर मैं इसके बाद आपसे पहले आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है वीडियो को, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप यहाँ तक देखने ही आए तो, ठीक है। फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैसे काम करते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर कौन होता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिनिस्टर वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 75 की। तो आर्टिकल नंबर अगर मैं 75 क्लॉज 1 की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपॉइंटेड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब लेकिन प्रेसिडेंट को किसको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जो भी मेजोरिटी पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी का सदन में बहुमत ज्यादा है उसको। कौन से सदन में, लोकसभा में, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल में जिसके मेंबर्स ज्यादा हैं, उस पार्टी का जो एक लीडर होगा उसे हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, हम नहीं प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट। एक और चीज मैं बता दूं, आप जो बोलते हो ना कि भैया हम तो मोदी जी को वोट दिया है, सबसे बड़े बेवकूफ है वो जो लोग बोलते हैं मोदी जी को वोट दिया है। अगर उनके सांसद में संसदीय क्षेत्र में नहीं हो ना, केवल उनके संसदीय ही क्षेत्र वाले, यानी जहां से वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, केवल वहां के लोग सीधे नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। इसके अलावा किसी की ताकत नहीं है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अपने लिए खुद वोट नहीं देते, ठीक है। क्या जी मैं प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहा हूँ मुझे वोट दे दो, कोई वोट नहीं मिलती उनको, ठीक है। वोट किसको मिलती है, खाली सांसद को। सांसद के पर जब सांसद एक बोलते हैं जी हमारा लीडर ये है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है। एक और चीज बता दूं, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है, जीरो। जीरो, ये जो जीरो है ना, ये मेरे सामने गोला बना रहा है मेरे फेस पे, ठीक है। जीरो होता है प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर, यानी कि जीरो का मतलब नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर 13 दिन भी रह सकता है, 13 साल भी रह सकता है, आपको दोनों केस पता है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब की सरकार ले लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं आपसे, जवाहरलाल नेहरू कितने साल रहे, ठीक है। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसे जो अपॉइंट करेंगे वो प्रेसिडेंट करेंगे, और इसके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उसे प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। टेन्योर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ना प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं किसकी रिकमेंडेशन पे अमेंड होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे अमेंड नहीं अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद गैस क्या बात आती है कि भाई देखो मुझे लड़ना था चुनाव, मैं बन गया था प्रधानमंत्री 1987 में, 1976 में, 1971 में, पिछले जन्म में, ठीक है ना। मान लो बन गया, मान लो यार, मानने में कुछ ज्यादा थोड़ी है। तो पिछले जन्म में जब प्रधानमंत्री था तो भाई मैं थोड़ा सा मतलब हुई ऐसे ही यार, बस सारी सत्ता अपने हाथ में आए। मैंने क्या काम किया, मेरे यहाँ से चुने आए थे, मेरे जो पार्टी के लीडर थे वो थे 467 लीडर, ठीक है। अब 467 में से मैंने क्या किया भाई, 450 को मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट कर दिया कि तू भी मिनिस्टर, तू भी मिनिस्टर, अच्छा तू पंडित है मिनिस्टर, तू ठाकुर मिनिस्टर, अच्छा तू अवध रीजन से आता है मिनिस्टर, उत्तराखंड से मिनिस्टर, है ना, चलो मिनिस्टर मिनिस्टर मिनिस्टर, है ना। भाई बड़े खुश, पता मिनिस्टर साहब के मजे आ गए, मंत्री मंत्री लाल बत्ती सामने, है ना, वो बड़े खुश होके जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर 1971 में एक मतलब जैसे बोलते हैं एक वो लगा दी गई थी, यानी कि पीक बना दिया गया था, कैप लगा दिया गया था, ठीक है। और वो कैप क्या था कि आप टोटल नंबर के 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, ये लगाया गया था 1971 में। और जो आता है आपका 75 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत, समझ दें, दोबारा से समझ लिए, दोबारा से समझ लो कि 15%, मान लो आपके अगर लोकसभा में 500 मेंबर हैं तो आप उसके 15 कितने हो गए, 75 हो गए ना। तो 15% यानी कि आप 75 से ज्यादा मेंबर्स को मिनिस्टर नहीं बना सकते। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 क्लॉज ए यही कहता है, ठीक है। अब बात आएगी कि भाई मान लो कोई किसी पर क्रिमिनल केस वगैरह चल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत होगी, ठीक है।
तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आर्टिकल नंबर 75 क्लोज 1 क्लोज बी ये कहता है, 75 क्लोज 1 क्लोज बी ये कहता है कि अगर मान लो आपका जो इलेक्शन है वो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के आधार पर, किसी आधार पर इलेक्शन आपका वॉइड करार दिया गया है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पे, तो आप तुरंत आपको अपनी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहे तो आपको मिनिस्ट्री अपनी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, स्पेशली लोकसभा के क्षेत्र में ये बात होती है। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूँ 75 क्लॉज 2 की क्या बात होती है, तो 75 क्लॉज 2 का होता है कि जो भी इंडिविजुअल मिनिस्टर होगा, इंडिविजुअल मिनिस्टर, ध्यान रखना इस चीज को, जो भी इंडिविजुअल मिनिस्टर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट के प्रति होगी। समझ लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट के प्रति होगी, यानी कि जो भी इंडिविजुअल कैबिनेट मिनिस्टर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट के प्रति है। इस चीज को आप ध्यान से समझो, दोबारा से समझ लो। आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 2 कहता है कि जो भी आपका जो भी आपका इंडिविजुअल मिनिस्टर होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्पेशली कैबिनेट के साथ होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में तो हमने ये पढ़ा है कि जो मिनिस्टर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति होगी। दोनों में अंतर समझ लेना, मैं आपको अंतर समझाता हूँ दोनों में बेस्ट वाला अंतर क्या रहता है। हुआ कि एक बार जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जयराम रमेश एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे और ये आनंद शर्मा शायद फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, या जो भी मतलब एक फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उस टाइम मान लीजिए आनंद शर्मा उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने आनंद शर्मा को बुलाया, बेटा बताओ ये बताओ हमारी जीडीपी क्यों गिरती है। उन्होंने बोला जी जयराम रमेश जो है वो जीडीपी नहीं बढ़ने देते। यार बड़े परेशान मनमोहन सिंह, उसने बोला इसमें इनका क्या काम है, वो जैसे धीरे धीरे बोलते हैं ना। तो जयराम रमेश जी को बुलाया गया, हाँ जी आप आओ भैया बताओ हमें ये जीडीपी क्यों गिरती है। तो जयराम रमेश जी, उन्होंने पहले आनंद शर्मा से पूछा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कि बता जीडीपी मतलब जयराम रमेश का क्या काम है। कह जी वो हमें माइनिंग नहीं करने देते कि, तो कह जी माइनिंग नहीं है तो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन है तो जीडीपी गई काम से। तो उन्होंने बोला चलो बुलाओ जयराम रमेश जी को बुलाओ। जयराम रमेश जी आए, बोले जी करो माइनिंग, है ना, माइनिंग क्यों नहीं करने देते। बोले सर ये जिस एरिया में माइनिंग मांग रहे हैं उसमें तो मतलब एकदम सेंसिटिव एरिया है। एक दिन तो ये बोल रहे थे कि आपके घर के नीचे माइनिंग करनी है ना। मनमोहन सिंह जी बोले अरे यार कैसी बात करते हो तुम ये, ठीक है। तो आनंद शर्मा बोले नहीं नहीं सर अब एक बात तो माइनिंग तो हमें करनी पड़ेगी। जयराम रमेश मानने को तैयार नहीं, दोनों में बहस चलती रही। प्रधानमंत्री को आया गुस्सा, उन्होंने जयराम रमेश जी से बोला ये जो तुम्हारी शर्ट में पेन लगा है इस पेन को मुझे दो। उन्होंने वो पेन ले लिया, है ना, और पेन पे अपने हाथ पे ऐसे कुछ लिखा। ठीक है, अब जब पेन पे लिख दिया उन्होंने तो उसके बाद उस हाथ को उन्होंने ऐसे दिखाया जयराम रमेश को। जयराम रमेश ने जैसे ही वो हाथ देखा, है ना, जयराम रमेश तुरंत करने लगा, अरे मान गया सर ले लो जहां माइनिंग करनी करो, है ना, मुझे क्या है। ठीक है, उस हाथ पे क्या लिखा था, उस हाथ पे एक चीज लिखी थी और वो आर्टिकल था 75 क्लॉज 2। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम में अड़ंगा डालेगा, अड़ंगा का मतलब समझते हो, बाधा डालेगा, तो उसे प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये लिखा हुआ था, है ना, समझ में आ गए आपको, यानी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो लोकसभा में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम आर्टिकल्स डिस्कस कर ले रहे हैं एक बार। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं आर्टिकल डिस्कस करने आया हूं आपसे, फिर आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 हो गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 4 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, है ना। 75 क्लॉज 4 आर्टिकल समझ लो। 75 क्लॉज 4 आर्टिकल कहता है कि ओथ और सीक्रेसी जो होगी वो लेनी पड़ेगी। सीक्रेसी का मतलब समझ लो आप। ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ, एक और किस्सा समझो। मोदी जी ने एक बार मीटिंग बुलाई थी सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, बोले भाई आ जाओ चलो बात करेंगे। एक नया मुद्दा आया है कि नया मुद्दा कुछ भी मान लो यार आप, मान लो कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, है ना। मीटिंग बुला लिया। मीटिंग में क्या हुआ कि जब मोदी जी ने मीटिंग बुला ली, है ना, सारे बैठ गए आराम से, समोसे उनके सामने, अब मजे ले रहे हैं सब। ठीक है, मोदी जी ने पूछा हाँ जी बताओ कौन से ये 370 हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए। भाई अब कुछ लोग क्या थे, कुछ तो जो समोसे खाने आए थे ना, उन्होंने समोसा खा रहे हो, है ना, मन भाई था हाँ सर हटा दो हटा दो हटा दो, है ना। कुछ समोसे खा रहे हैं, मन भाई नहीं सर समोसे अच्छे हैं और खाने दो एक दो, अभी मत हटाओ अभी और बात करो, है ना। ये चल रहा है, मोदी जी बड़े परेशान। अच्छा, कुछ जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, उसमें उनकी कोई सुने कौन। ठीक है, अब उसके बाद 3 मिनिस्टर उसमें ऐसे बैठे थे जो चुपचाप बैठे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनके यहाँ लग रहा था कैमरा, है ना। उन्होंने बोला कि अच्छा मेरा तो कैमरा लग रहा है ना। वो चुपचाप बैठे थे, कुछ नहीं, बस क्या करा उन्होंने, सीधे सीधे कैमरे में वो जम्मू कश्मीर में उसका सीधा टेलीकास्ट चला दिया। अब बताओ क्या होगा गैस, क्या तो मंत्री पिटेगा, है ना, क्या जिसने कैमरा चलाया वो पिटेगा। ठीक है, मतलब मंत्री प्रधानमंत्री जी, ठीक है, काम दोनों में से एक ही होना है ना, वोट नहीं मिलेगी पिटने का मतलब मेरा यह कि
मतलब वोटिंग में पिटेगा, ठीक है, कहीं आप असलियत में इस बात को ले जाओ, ठीक है। तो यानी कि अब उनको ये चीज नहीं मिलनी, वोट नहीं मिलनी, सत्ता हाथ में से गई। अब इसका क्या मतलब आता है कि इसका मतलब आता है कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सीक्रेसी को रख सकें। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो ना, जब प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट की मीटिंग होती है, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था या जो भी ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था, जब वो ये अमित शाह, राजनाथ सिंह और ये सब गए थे इनके यहाँ, मोदी जी का बाहर आए, नहीं 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 कुछ नहीं जी, डिनर पे बुलाया था मोदी जी ने, है ना। तो जब डिनर होता है ना, बहुत खतरनाक होता है डिनर, पछता नहीं है इतनी आसानी से, ठीक है। तो जब उनको डिनर पे बुला लिया गया था मोदी जी ने, तो वो सोचो वो कितने सीक्रेट रखते हैं, वो मतलब हिंट भी नहीं देते कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। अचानक से आते हैं सुबह सुबह की जान भी दे देंगे कश्मीर के लिए, क्या बात कर रहे हो जी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आती है कैबिनेट में, भी समझेंगे, है ना, आप चिंता मत करो। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आर्टिकल की बात करूं, जो नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल आपको 75 क्लॉज 5 दे रखा है। और 75 क्लॉज 5 ये कहता है कि मान लो मोदी जी को, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मोदी जी की जो कैबिनेट एक्सपेंड हुई थी सेकंड टर्म में, तो मोदी जी ने ना कुछ ऐसे लोगों को मिनिस्टर बनाया था जैसे एस जयशंकर, ठीक है, उनको मिनिस्टर बना दिया था। तो मेरे एक दोस्त ने पूछा, भाई ये एस जयशंकर को मिनिस्टर क्यों बनाया, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, बना देना, है ना, तो बना देंगे, अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे। तो मतलब उसके बाद फिर अब बात आई कि जयशंकर मिनिस्टर, फिर उसने बोला अरे जयशंकर मिनिस्टर तो सांसद ही नहीं है कहीं के, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। मैंने कहा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इसमें 75 क्लॉज 5 में ही दिया हुआ है कि भाई अगर आप आर्टिकल नंबर, अगर आप मतलब मिनिस्टर नहीं हो, अगर आप मिनिस्टर बन जाते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो, तो आपको 6 महीने के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, जिसमें आप लोकसभा का भी मेंबर बन सकते हैं, राज्यसभा का भी मेंबर बन सकते हैं। एक और चीज नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो आप लोकसभा से भी उठा सकते हो, राज्यसभा से भी उठा सकते हो, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके दोनों लोकसभा प्लस राज्यसभा से आप ले सकते हो। अगर एग्जाम्पल दूं मैं इस समय, तो एस जयशंकर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है राज्यसभा के मेंबर है, और आप ले लीजिए, और दूसरे जो लोकसभा के मेंबर हों, कोई एक नाम ले लीजिए जो लोकसभा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है। और अगर मैं लोकसभा मेंबर की बात करूं तो कौन आ रहा है, मुझे मुझे खुद ही ध्यान नहीं आ रहा लोकसभा में कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ले लो यार, ठीक है। तो राजनाथ सिंह जो है वो लोकसभा के मेंबर है, और जो एस जयशंकर है वो राज्यसभा के मेंबर है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, यानी कि ये राज्यसभा प्लस लोकसभा से आप अपना कोई भी मेंबर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है गाइस। अगर इसके बाद की हम बात करें 75 आर्टिकल नंबर क्लॉज 6 में जो दिया हुआ है कि भाई देखो, अब वो नौकरी कर रहे हैं एक तरह से, मान लो मिनिस्टर बने, तो मिनिस्टर क्यों बने, पैसे के लिए, कॉमन सी बात है। अच्छा ये बताओ, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कौन से आर्टिकल में, कौन से शेड्यूल में आती है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कौन से शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, बताओ। मेरे हिसाब से अगर आपको पता हो तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में है ही नहीं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम ही नहीं है, जैसा कि हमने कल वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी आती है वो आती है एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी। अब मैं आपको बता दूं शेड्यूल कौन से में आती है। अब आप एक चीज समझो, पैसा है, पैसा कौन से नंबर से कमाया जाता है, ठीक है, और शेड्यूल नंबर किस में आएंगे फिर ये, यानी कि पैसा नंबर 2, पैसा 2 नंबर से, तो शेड्यूल 2 नंबर में आएगा ये। इस चीज को यहां तक समझ लीजिएगा, आर्टिकल 75 में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर लूं तो फिर आर्टिकल 77 डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चलेगी। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं सारे प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, यहां तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैंने मान लो अपनी ये जो 370 ढाला हटाई, किसने हटाई 370, प्रेसिडेंट ने, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, अभी आप समझ लेना अंतर क्या होता है, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं आपसे बात करूं तो 77 में ये होता है, 77 क्लॉज 2 में क्या होता है कि जितने भी सारे काम है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं समझने में, ठीक है। और 77 क्लॉज 3 क्या बोलता है, 77 क्लॉज 3 बोलता है कि कन्वीनियंट बिजनेस के लिए, लोकसभा या पार्लियामेंट की कन्वीनियंट बिजनेस के लिए जो रूल और कन्वेंशन बनाएंगे वो प्रेसिडेंट साहब बनाएंगे, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा, इससे पहले कि मैं आपके सामने आर्टिकल 78 और आर्टिकल नंबर 88 के वगैरह जो आर्टिकल बाकी रखे बचे हैं उन्हें रखूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर की। उस वाले एग्जाम्पल पे जाओ जो मैंने शुरू में दिया था, यानी कि जो बेस्ट फ्रेंड, फिर गुड फ्रेंड, फिर ओके ओके फ्रेंड। तो जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लगभग
15 से 20 या 5 से 10 मतलब प्राइम मिनिस्टर की अपनी अपनी इच्छा होती है, लेकिन वो जो स्पेशली इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मतलब जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री होती है, ये सारी मिनिस्ट्री अपने अपने पे होती है। एग्जाम्पल समझ लो, कैबिनेट मिनिस्टर, पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट बता दूं मैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जिनके पास एक मिनिस्ट्री पूरी की पूरी होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कभी कभी कि मान लो एक मिनिस्टर, देखो भाई मिनिस्ट्री होती है बहुत बड़ी, उसमें होते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो अब एक मिनिस्टर तो पूरी मिनिस्ट्री चला नहीं सकता, तो बोलते हैं कि जी मुझे एक मिनिस्टर और दे दो। तो अब उसके लिए क्या होता है, उनको जो एक और मिनिस्टर दिया जाता है जो कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए उसका कुछ काम निर्धारित कर दिया जाता है, उस मिनिस्टर को बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक और उसके नीचे मिनिस्टर होता है जिनको कुछ काम धाम दिया नहीं जाता, वो बस खाली मिनिस्टर्स को, जो अपर मिनिस्टर है उनको एड करते हैं, और वो होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, वो होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। एक और आपने टर्म सुना होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कोष्टक ब्रैकेट में लिखा होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कोष्टक में लिखा होता है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है कि उनको एक मिनिस्ट्री पूरी दे दी जाती है, ठीक है, लेकिन उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, बस, है ना, क्योंकि मोदी जी को भरोसा नहीं होता कि ये मेरी बात पे खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मोदी जी के नाम पे। तो ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। यहाँ तक मेरे हिसाब से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज एग्जाम्पल ले लीजिए, देखो जब मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने दो नए मिनिस्टर चुने थे, ठीक है। एक मिनिस्टर थे बीके सिंह, जनरल बीके सिंह, है ना, जो कि आर्मी में नौकरी करके आए थे, और एक थी स्मृति ईरानी जो कि बॉलीवुड या एक्टिंग से पॉलिटिक्स फील्ड में आई थी। तो जो बीके सिंह सेना में नौकरी करके आए थे उन पर मोदी जी को भरोसा नहीं था, तो उन्होंने बना दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनको। लेकिन जो स्मृति ईरानी एक्टिंग से आई थी और मोदी जी को उन पर भरोसा था पूरा पूरा, तो उन्हें बना दिया कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और शायद सबसे पहले वो जो कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी वो उसकी बनी थी, एजुकेशन मिनिस्टर भी बनी थी शायद वो, है ना, और टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रही है, वो कैबिनेट मिनिस्टर में ही रही है। ये चीज होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होगा अगर उसे कुछ तगड़े फैसले लेने हैं, है ना, जैसे कि आर्टिकल 370 हटाना है नहीं हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना है नहीं हटाना, डिमोनेटाइजेशन करना है नहीं करना, तो जैसे भी ये कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो देश की सिक्योरिटी या देश के साथ एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रखते हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर हमेशा कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, ठीक है। जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें खाली कैबिनेट के ही मिनिस्टर आ सकते हैं, बशर्ते अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इनवाइट किया जाए तो वो भी आ सकता है, लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर कभी भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आएगा। मैं एक और चीज बता दूं, जो आप पूछोगे कैबिनेट मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में, चल तेरी बात मान ली, है ना, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ये डेप्यूटी मिनिस्टर ये कहाँ लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो गाइस हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती। आप एक चीज मान लो कि जब आप किसी बड़े से मिलते हो तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हो, नहीं बोलते, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट साहब आ जाएं, बेशक उनको प्रधानमंत्री जी नहीं बनाया हो, अगर आप समझ रहे होगे राजनीति प्रधानमंत्री ने कैसे बनाया, लड़वाते तो वही चुनाव की, जाओ बेटा तुम प्रेसिडेंट बनो, है ना। तो मान लो राष्ट्रपति जब आ जाए, प्रधानमंत्री वहां बैठे हो, तो उनको भी अपनी सीट से खड़ा होना पड़ता है कि नमस्कार राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो ये चीजें होती है कन्वेंशन, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और जो डेप्यूटी मिनिस्टर है वो भी कन्वेंशन से आया है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कैबिनेट मिनिस्टर की चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर तीनों मिला के आपस में बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बात कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आप एक चीज समझिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा इनके बाद। ये तो हमने समझ लिया कि मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, निश्चित रूप से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अच्छा, मिनिस्टर का टेन्यूर क्या होता है सर? कुछ टेन्यूर फिक्स नहीं है ना, जब प्रधानमंत्री जी चाहे राष्ट्रपति जी से बोलेंगे कि बेटा निकालो, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई आपसे पूछे कि मिनिस्टर का टेन्यूर क्या है तो आपको जो आंसर टिक करना है वो करना है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। मिनिस्टर को ऐसे मान लो कि जैसे आपकी जीएफ है ना, जब तक उसका प्लेजर है, जब तक आपके साथ है, बाकी फिर ठीक है। तो बाकी फिर मैं आगे क्या बता रहा था यार आपको, अपना एग्जाम्पल, है ना। तो मैं आगे आपको ये बता रहा था कि मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, ओथ उनको कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट साहब उनको ओथ दिलाएंगे, ठीक है। जब आपने मिनिस्टर देखा हो जो वो होते हैं तो प्रेसिडेंट उनको ओथ दिला रहे होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर लीडर होंगे लोकसभा के, ठीक है। अच्छा, इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहे थे हम। तो जो इनकी कलेक्टिव, इससे पहले चलो मैं आपको एक और चीज बता दूं, इनको तनख्वाह कहां से मिलती है, इनको तनख्वाह कौन देता है मिनिस्टर्स को? तो मैं आपको एक चीज बता दूं,
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी की तनख्वाह यानी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी मिनिस्टर की तनख्वाह के बारे में नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा हुआ है कि भाई जो इनको तनख्वाह देनी है वो पार्लियामेंट डिसाइड कर ले कि इनको क्या तनख्वाह देनी है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो भाई हाथ जोड़ता हूँ दूर से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोल दिया था। यानी कि अब इनकी तनख्वाह किसके दम पे? पार्लियामेंट के दम पे। अभी अपनी मनमर्जी है, जब चाहेंगे जब बढ़ा लेंगे, जब चाहेंगे जब घटा लेंगे। पार्लियामेंट में तो यही है ना, अपने दम पे। मैं एक और चीज बता दूं, आप पूछोगे प्राइम मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तनख्वाह अलग अलग कैसे होती है। तो जो इनकी तनख्वाह होती है, जो बेसिक पे होता है वो तो नॉर्मल सांसद वाले पे होता है, लेकिन जो मिनिस्टर का अलग से एम्बुलेमेंट्स होता है, इनको अलग से अलाउंसेस मिलते हैं, वो इनकी रैंक के आधार पर मिलते जाते हैं, ठीक है। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर की कौन सी रैंक है उसके आधार पर मिल जाते हैं, है ना। फिर स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की कौन सी रैंक है उसके आधार पर। जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो 1500 से पहले उसका मंथली अलाउंस था वो 3000 कर दिया था प्रधानमंत्री का, ठीक है। और उनका वो जो था वो 1500 कर दिया था शायद, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कैबिनेट मिनिस्टर का। तो ये चीजें पार्लियामेंट चेंज करती रहती है। ये हो गया इनके एमेंडमेंट्स वगैरह, इनके जो अलाउंसेस वगैरह है इस चीज से संबंधित, यानी कि पार्लियामेंट पे डिपेंड है ये, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना प्रेसिडेंट पे। इस चीज को भी ध्यान रखना है, जहां तक बार बार दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट गलत है, ठीक है। यूपीएससी में एक और क्वेश्चन आया था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके प्रति होती है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा या पार्लियामेंट। तो इसका आंसर सही है लोकसभा, ठीक है। और मैं आ रहा हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिएगा आप। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई गिरेंगे तो सब गिरेंगे, मरेंगे तो सब गिरेंगे, और बचेंगे तो सब बचेंगे। प्रशंसा सबकी एक साथ होनी चाहिए, निंदा सबकी एक साथ होनी चाहिए। हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब आप एक चीज समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा एक फैसला हुआ, और फैसला ये था कि 370 हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए। उसमें मान लो 5 मिनिस्टर आए हुए थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी, ठीक है, और एक और ले लो एस जयशंकर, ठीक है। ये 5 मिनिस्टर आए हुए थे, उसमें मोदी जी ठीक थे। अच्छा, मैं आपको इसमें एक और चीज बता दूं यहाँ पे, आप भी बोलोगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आगे ना दे रहा, आएंगे आराम से, रुको जगह शब्द करो, ठीक है। तो इसमें मैं एक और चीज बता देना चाह रहा हूँ आपको। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी से बोलता है कि भाई चलो मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला लो। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो मिनिस्टर से बोलता है कि साहब आपको मीटिंग में इनवाइट किया गया है, एजेंडा ये है ना। और एजेंडा कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर। बताता कौन है एजेंडा? एजेंडा जो बताता है वो बताता है, ज्यादा तेज लग गया, एजेंडा जो बताता है वो बताता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी बुलाते हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर के पास मीटिंग होती है क्या बताते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं कैबिनेट की, तो वो एक एजेंडा बना लेते हैं, है ना। अब उस एजेंडा पे आप समझ लो, जो मैंने आपको 5 मिनिस्टर के भी नाम बताए, उसमें से समझ लो एस जयशंकर जो इसके पक्ष में नहीं है कि आर्टिकल 370 हटाया जाए। अब क्या होगा? अब मान लो 370 जब हटाया, 370 का एक, अगर आपने न्यूज़पेपर पर ध्यान दिया हो तो अगले दिन बोर्ड, अगर मान लो कैबिनेट उसे पास कर दे तो एक खबर आती है कि कैबिनेट पास्ड दिस बिल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ना तो लोकसभा ने पास किया ना राज्यसभा ने पास किया। भाई वो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों बन गई? क्योंकि देखो गाइस, कैबिनेट का मतलब क्या है? जो पार्टी सत्ता में है, ठीक है, उसकी कैबिनेट होगी। जब उसने पास कर दिया तो इसका मतलब क्या है? सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो उस पार्टी से रिलेटेड है वो पास करेंगे करेंगे। अगर वो पास करेंगे तो ज्यादातर चांस है वो लोकसभा में पास हो जाएगा, ठीक है। पूरे चांस है लोकसभा में पास हो जाएगा। और राज्यसभा में वो ऐसे पास करा सकते हैं, तो फेल तो होने का सवाल नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर मान लो राज्यसभा में उनके पास मेजोरिटी है तो पास हो जाएगा, वरना वो उसको मनी बिल वगैरह बना के भेज देंगे कि साहब पास करो इसे, ठीक है। मनी बिल बना के पास करा देंगे। अगर आपको पता हो तो मनी बिल जो है वो स्पीकर के हाथ में होता है कि कौन सा बिल मनी बिल है, और स्पीकर अगर बोल दे ये मनी बिल है तो उसमें राज्यसभा का आपको अप्रूवल जरूरी नहीं चाहिए होता है। अगर राज्यसभा से आपको फेल कर दे तो आप उसे पास करा सकते हो, ठीक है, सीधे सीधे वो एक्ट बन जाता है ना। तो वो ऐसे पास करा लेंगे, इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, मान लो उसमें से एस जयशंकर जो वो खुश नहीं थे यार 370 हटाई जा रही, बहुत गलत हो रहा है उनके, मान लो मन में ये भावना है, ठीक है। तो भावना में मान रहा हूं, ऐसा कुछ सत्य बात नहीं है ये, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? एस जयशंकर ने बोला ठीक है यार मत हटाओ, है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वही दोबारा 75 क्लॉज 2 उन्होंने बोला हटा दो, मेरा कोई मतलब नहीं है। अब मान लो वो हटा दी, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही वो उस बिल को लोकसभा में लेके आई, है ना, गलती से लोकसभा में वो बिल पास नहीं हुआ। एक चीज समझो, गलती से वो बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, जो भी कारण रहे हो, जो भी मेंबर्स इधर उधर हो गए हो, जो भी कारण। अब जब मैं लोकसभा में बिल पास नहीं होगा
तो पूरे पूरे चांस हैं कि लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि लोकसभा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा यार? जिस पे एक बिल पास नहीं हो रहा, जो कैबिनेट का बिल है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर जाएगा, है ना? अब जो अपोजिशन है वो तुरंत नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, सरकार गिर गई। अगर मान लो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो वो पास नहीं होगा तो सरकार गिर गई। अगर कोई मनी बिल फेल हो गया तो सरकार गिर गई। बजट पास नहीं हुआ तो सरकार गिर गई। प्रेसिडेंट का जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो पास नहीं हुआ तो सरकार गिर गई, है ना? तो ये सारी चीजें जिनसे सरकार गिर सकती है, ठीक है? तो ये होती है कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी। अब आप समझो जैसे एस जयशंकर अब बाद में बोले यार मैंने तो पहले कही थी ना पास नहीं होगा, मान ही नहीं देते मेरी बात, है ना? अब एस जयशंकर बोले नहीं नहीं मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैंने तो पहले बोली मैं तो अपोजिशन में। तो गाइस ऐसा नहीं होता, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक साथ इस्तीफा देना होता है। अगर मान लो वही 370 पास हो गए एक पूरे देश में जैसा कि हुआ, अरे वाह क्या काम कर दिया, कमाल है ना? तो वो भी जो एक मतलब एक प्रेज जो मिला था, एक सम्मान जो मिला था, वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मिला था। बेशक उसका क्रेडिट अमित शाह ले गए हों, लेकिन अगर मान लो उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जैसे फार्मर्स लॉ पे उन्होंने जो काम कर दिया, फार्मर्स बिल पे, तो जो उसका एक डिसक्रेडिट है, अगर मैं बोलूं उसका जो एक अपमान मिलेगा वो भी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे हिसाब से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ आ रही होगी, जो कि लोकसभा के प्रति होती है, इसके अलावा किसी चीज के प्रति नहीं होती। एक और चीज समझ लो आप, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि अगर मान लो जैसा मैंने पहले बता दिया कि अगर वो कैबिनेट प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस देती है ना, हालांकि जो एडवाइस देना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है, ठीक है? तो प्रेसिडेंट उसे कोर्ट में इंक्वायरी नहीं कर सकता, कोर्ट में कोई भी उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई होंगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दी मैंने आपको, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको समझा दी। अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मान लो एक उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया, 370 हटा दी। अब मान लो ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, जाने जाना है, ठीक है, चला भी गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई तुमने बहुत गलत किया। मान लो सुप्रीम कोर्ट उस 370 को वापस भी हटाना चाहे, ठीक है, नहीं 370 लगी देगी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोले, और सुप्रीम कोर्ट बोले नहीं तुमने गलत किया, तुम जेल जाओगे, मिनिस्टर से बोले, तो गैस मैं आपको बता दूं कोई मिनिस्टर जेल नहीं जाने वाला, क्योंकि उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कुछ कर जाए वो सही है ना? वो बात अलग है कि जो अगली मान लो अगर उनसे अगली नई लोकसभा आ गई, दूसरी पार्टी की आ गई, तो वो उस बिल को अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, वो अगली लोकसभा के ऊपर है, ठीक है? मेंटेनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को ध्यान रखना आपको, ठीक है? लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, वो इसे इस आधार पे जेल में नहीं डाल सकते, इस आधार पर पनिश नहीं कर सकते कि ये चीज तुमने बनाई थी, ठीक है? तो यानी कि कोई भी उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने आपको बता दिया, तीन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है? अंतर समझ लेते हैं थोड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और कैबिनेट मिनिस्टर में। सबसे पहली बात, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, वो लगभग 70 से 75 से 80 मेंबर्स के बीच में होती है, जिसकी संख्या चेंज हो सकती है समय समय पर, जो कि 22 मेंबर भी, 22 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रही है, 22 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और 70 मेंबर्स की भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रही है ना? लेकिन जो कैबिनेट होती है वो लगभग 15 से 20 मिनिस्टर की भी होती है मैक्सिमम, ठीक है? इसके बाद बात कर लीजिए, हर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हर एक जो मिनिस्टर होता है जरूरी नहीं है कि उसे मीटिंग में बुलाया जाए, लेकिन कैबिनेट की अगर मीटिंग है तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसे मीटिंग में बुलाया जाएगा, ठीक है? इसके बाद समझ लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उस पर मोदी जी को इतना ट्रस्ट नहीं होता, प्रधानमंत्री को इतना ट्रस्ट नहीं होता कि वो उसे अपनी कैबिनेट मिनिस्टर में रख सके। यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है उसके पास सीक्रेसी होती है, और कैबिनेट मिनिस्टर ने जो फैसला ले लिया वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना ही पड़ता है। इस चीज में भी आप अंतर समझ लीजिएगा, बहुत गहन अंतर है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उसमें एक और अंदर होती है किचन कैबिनेट, इस चीज को भी ध्यान रख लेना, किचन कैबिनेट, वो जो उसके 2-3 मिनिस्टर होते हैं, जैसा कि हम फ्रेंड वाली बात करें, जो आपके 2-3 परमानेंट फ्रेंड है ना, खाली इस चीज को वही चर्चा करेंगे, तो उस चीज को बोलते हैं हम किचन कैबिनेट, ठीक है? और कैबिनेट का फैसला सबको मान्य होगा। एक और चीज बता दूं, अगर मान लो कैबिनेट ने कोई फैसला दे दिया उसके बाद वो पास नहीं होता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, ये उनकी एक जिम्मेदारी है, रिजाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मोशन उसके बाद पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइस? प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है?
रोल ऑफ कैबिनेट हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट फैसले, स्ट्रेटेजिक फैसले, डिप्लोमेटिक फैसले, डोमेस्टिक फैसले, नेशनल सिक्योरिटी के फैसले, ये सारे जो एक साथ लिए जाते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं। कैबिनेट मीटिंग को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग को हेड करता है। और जगह और एजेंडा कौन बताता है? कैबिनेट मिनिस्टर उसका जगह और एजेंडा बताते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइस अगर मैं आपसे कुछ अलग चीज डिस्कस करना चाहूँ तो मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें आर्टिकल नंबर 78 तो मैंने शायद डिस्कस नहीं कराना भी आपसे। 78 में देखो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज समझ लो। 78 में जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फैसला होगा, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होगा कि प्रेसिडेंट के पास ले जाए, उससे बताए प्रेसिडेंट को जी ऐसा ऐसा सा फैसला है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 78 क्लॉज 2 समझ लो। 78 क्लॉज 2 में ये है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट को कुछ चाहिए कि भाई मुझे इस संबंध में तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया, तुमने क्या आगे आगामी कार्रवाई करी है, मुझे इसका ब्यौरा दो, तो 78 क्लॉज 2 में प्राइम मिनिस्टर को ब्यौरा देना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कार्रवाई का। और तीसरी में अगर मान लो कि एक मिनिस्टर ने कोई भी इंडिविजुअल बिल लाना चाहा और उसके बाद वो बिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर पास नहीं करवाना चाह रहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उसका कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उस पर क्या रिएक्शन है, तो वो भी 78 क्लॉज 3 में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मांग सकते हैं। ठीक है, 78 समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसके बाद की आपसे बात करूं आर्टिकल नंबर 88, तो आर्टिकल नंबर 88 वही है। फिर आर्टिकल नंबर 88 समझ लो, मैं जैसे एस जयशंकर हैं तो उनको पूरा पूरा अधिकार है कि वो अगर राज्यसभा के मेंबर है तो लोकसभा में भी आके अपनी बात रख सकते हैं। अमित शाह हैं, दोनों में जाते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मेंबर है लोकसभा के, ठीक है, जाते राज्यसभा में भी है बात करने, चर्चा देने, भाषण करने, ठीक है, चर्चा करने, भाषण देने, है ना। तो ये चीजें यानी कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, किसी भी सदन में जाके चर्चा कर सकता है, बशर्ते कि वो जिस सदन का मेंबर होगा, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो खाली लोकसभा में वोट करेगा और राज्यसभा का मेंबर है तो खाली राज्यसभा में वोट करेगा। यानी वोट नहीं कर सकते, लेकिन जाके वहां भाषण, चर्चा जो करना है उनको वो कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज मैंने आपको बता दी, सीक्रेसी मैंने आपको बता दी, जो ओथ ली जाती है मिनिस्टर्स की उसमें भी सीक्रेसी की ओथ ली जाती है, इस चीज को ध्यान रखना। और सीक्रेसी की ओथ ये ली जाती है कि भाई मैं किसी के दबाव में आके मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो भारत की अस्मिता, अखंडता की और सुरक्षा को खतरा हो। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस कर चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपसे डेप्यूटी मिनिस्टर की बात करूँ तो कई चीजें लिखी नहीं हुई, लेकिन हम डेप्यूटी मिनिस्टर बना सकते हैं जो कि कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा सकते। और कैबिनेट मीटिंग में हालांकि फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा जिसको निमंत्रण दिया जाए जैसे वो जा सकता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो वहां पे कौन कौन होते हैं कैबिनेट मीटिंग में? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर प्लस कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, और जिसको इन्विटेशन दिया जाए उसके बाद वो लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ओथ, सैलरी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए कुछ बचा है। प्राइम मिनिस्टर को हम प्राइमस इंटर पेयर्स बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। लॉर्ड मैकोले ने ये चीज बोली थी, प्राइमस इंटर पेयर्स, इस पे लिखा हो गया स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट वगैरह हम सब डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा बचा है ना। तो लास्ट में जाते जाते गाइस अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बड़ी दूर से हैं, जैसे कि बाहर गाना बज जाए, पता नहीं शायद नोट खटाई बेचता नहीं, वो दाल चावल है ना जो बेचता है। तो अगर आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब करिए। गाइस वीडियो को शेयर करिए, जितनी आप वीडियो शेयर करेंगे मुझे लगता है कि उतनी अच्छी से अच्छी, उतनी नॉलेजेबल से नॉलेजेबल। और मैं आपको एक और चीज बता दूंगा, अगर आपने जैसा अभी बुक यहाँ से दिखी थी, मुझे पता है कि लक्ष्मीकांत भी है, DD वासु भी है, PM बख्शी भी है, और बाकी एक दो बुक है, गूगल भी है, बहुत सारी चीजें जिनसे मैं एक कॉम्बिनेशन करने की सोच रहा हूँ कि अच्छे एक मजाकिया लहजे में आपके पास तक कंटेंट पहुंचे। ये मेरी एक जिम्मेदारी तो खैर नहीं है, लेकिन एक मेरी ये इच्छा है। तो आप भी इसमें सहयोग करिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहो, बस धुआंधार, है ना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो कैबिनेट पार्लियामेंट से शुरू करेंगे। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ बचा नहीं है। कैबिनेट कमेटीज होती है, चलो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कैबिनेट कमेटीज वगैरह होती है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, उनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा कहीं से, बस मैं बताने लायक कुछ नहीं। तो अगली वीडियो में पार्लियामेंट से डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा KNP एनालिसिस को। धन्यवाद।